Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see a topic that is measles. तो measles आपने सुना ही होगा. Its other name is rubella. So measles जो है it's mean blisters. ठीक है. ये जो measles है अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो इसका मीनिंग होता है ब्लिस्टर्स. तो ये ब्लिस्टर्स को हम अदर नेम से भी जानते हैं, हम उसे रैशेस भी बोल सकते हैं. तो इस तरह के कुछ रैशेस पड़ जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी में. इस तरह के कुछ रैशेस पड़ जाते हैं ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन जिसका नाम है रूबियोला वायरस. तो रूबियोला के नाम से ही इस डिजीज को हम रूबियोला डिजीज भी बोलते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया कि ये रूबियोला वायरस की वजह से हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ रूबियोला डिजीज. ठीक है, या मीजल्स, दोनों सेम चीजें हैं. जो मेन कॉजेटिव एजेंट है वो हमारा पैरामेक्सो वायरस है जिसका अदर नेम रूबियोला वायरस भी है. ठीक है, तो चाहे पैरामेक्सो वायरस आ जाए चाहे रूबियोला वायरस आ जाए, बोथ आर दी सेम. फिर कैसे ये ट्रांसमिट हो रहा है, किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है? सो ये ट्रांसमिट हो रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉप्स ड्यूरिंग स्पीकिंग. तो इन्फेक्टेड पर्सन के अगर म्यूकस के ड्रॉप्स या सलाइवा के ड्रॉप्स किसी अनदर पर्सन, हेल्दी पर्सन पे चले जाते हैं तो ये वायरस डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी पर्सन को. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसफर हो सकता है. इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है कि कितने दिन में जो वायरस का लोड है या वायरल लोड है, या कह सकते हैं कि वायरस अपने आप को एक्टिव करता है हमारी बॉडी के अंदर. एक्टिव कैसे करेगा? जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा. ओके, सो इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है कि कितने दिन में वायरस अंदर मल्टीप्लाई हो गया और तब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं. तो ये वायरस 10 दिन लगा देता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने में, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स ले आता है. किस तरह की ये डिजीज है? इट इज इन्फेक्शियस डिजीज. क्यों? क्योंकि ये एक तरह का इन्फेक्शन कॉज कर रही है जो कि हमें विजुअलाइज हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी पे. तो मैंने आपको बताया था कि इसका मीनिंग जो निकलता है इट इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड. इसका मीनिंग निकलता है ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर्स को हम एक तरह का कह सकते हैं कि लीजन्स भी बोल सकते हैं. सो किस तरह के ब्लिस्टर्स होते हैं? स्मॉल पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि बबल्स लाइक आपको दिखेंगे ऑन दी बॉडी पे या स्किन पे. ओके, डेफिनेशन. सो इट इज एन एक्यूट इन्फेक्शन. एक्यूट इसलिए बोला गया है क्योंकि देखिए इस टाइम पे इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो इस तरह का इन्फेक्शन कम ही होता है. सो ये एक्यूट इन्फेक्शन है या एक्यूट डिजीज है. क्यों हो रहा है? रूबियोला वायरस की वजह से हो रहा है, जिसका जो मेन कैरेक्टराइजेशंस है या मेन जो फीचर है वो आपको क्या मिलेगा? मॉक्यूलोपैपुलर रैश मिलेगा. अब ये मॉक्यूलोपैपुलर रैश क्या है? यहाँ पे देख लो आप, ये देखो मॉक्यूलोपैपुलर रैश. ये एक तरह का रैश होता है जो कि फ्लैट रैश होता है. यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो फ्लैट रैशेस हैं, मतलब बहुत ज्यादा बम्पी नहीं दिख रहे हैं. फ्लैट रैशेस होते हैं. रेड एरिया को रेड कर देते हैं, स्किन पे मिलते हैं और ये बाद में स्मॉल बम्प से कवर हो जाते हैं. मतलब स्टार्टिंग इसकी कैसी है? स्टार्टिंग इस तरह की है कि ये रैशेस जो हैं वो इस टाइम पे फ्लैट हैं, बाद में ये बम्पी हो जाते हैं. सो ये जो रैशेस हैं ये मेनली जो कॉमन इनकी साइट है वो कहाँ पे है? नेक पे मिल जाएंगे, फेस पे मिल जाएंगे, बॉडी पे मिल जाएंगे, एक्सट्रीमिटीज पे मिल जाएंगे. ठीक है, विद हाई फीवर के साथ. क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो फीवर तो ऑब्वियसली होना ही है. एज ऑलवेज मैं आपको बताती हूँ फीवर क्यों हो रहा है. क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारी बॉडी उसको हीट प्रोड्यूस करके मारने की कोशिश करती है, तो फीवर आ जाता है. ओके, इसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज, मीजल्स और स्मॉल पॉक्स में क्या डिफरेंस है? लाइक आपके पास दो पेशेंट आते हैं, दोनों में आपको रैशेस दिख रहे हैं, बट आप कैसे पहचानोगे कि ये मीजल्स हैं या स्मॉल पॉक्स है? क्योंकि दोनों में इसी तरह के बम्पी रैशेस मिलते हैं. तो आपको पेशेंट से पूछना है कि रैश पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था. तो कॉमन एक पॉइंट पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये मीजल्स है या स्मॉल पॉक्स है. मीजल्स में क्या होता है? रैशेस आपको सबसे पहले फेस पे मिलेंगे, फॉरहेड पे मिलेंगे. ठीक है, उसके बाद नीचे 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 आपको मिलेंगे. मतलब वो पेशेंट आपको बताएगा कि मुझे सबसे पहले फेस पे इस तरह के बम्पी रैशेस आए थे.
और जो स्मॉल पॉक्स होगा उस वाले पेशेंट में रैशेस सबसे पहले नीचे की तरफ मिलेंगे, लाइक एब्डोमेन की साइड मिलेंगे, देन चेस्ट की तरफ मिलेंगे। सबसे पहले वो आपको बताएगा कि उसको बैक में एब्डोमेन में रैशेस स्टार्ट हुए थे या रेड ब्लिस्टर्स स्टार्ट हुए थे। रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एपिडेमिक प्लेस में जा रहे हो, लाइक उस प्लेस में जा रहे हो जहां पे मीजल्स का जो प्रेवलेंस रेट है या इंसिडेंस रेट है वो हाई रहता है, या जहां पे मीजल्स के पेशेंट ज्यादा है। इसके अलावा आपने मीजल्स के पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया है, या तो आपने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है। कौन कौन सी? MMR वैक्सीन, मम्स मीजल्स एंड रूबेला की वैक्सीन जो आती है वो आपने नहीं लगा रखी हुई है या नहीं लगवाई थी। विजिटर्स वो एरिया के जो कि मीजल्स से एक्सपोज हो चुके हैं, तो ऐसे चीजों से रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हमेशा की तरह इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि रूबेला वायरस की वजह से क्या हो रहा है कि वायरस एंटर हो जा रहा है। अब अगर किसी के स्प्यूटम से वायरस एंटर हुआ तो जहां पर भी स्प्यूटम पड़ेगा, लाइक आपके फेस पे पड़ गया, कहीं पर भी, तो उस वही साइट वो एंटर की करने की बना लेगा। ठीक है, तो वायरस चाहे वो माउथ से आपके जाए चाहे वो नोज से आपके जाए, तो वायरस एंटर हो चुका है। वायरस एंटर होने की वजह से क्या हुआ, उसने एपिथेलियल सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब एपिथेलियल सेल्स सुपरफिशियल लेयर होती है सेल्स की, जो कि हमारे मेनली सॉफ्ट ऑर्गन पे मिलती है। फॉर एग्जांपल, आपके इंटेस्टाइन पे, आपके लंग्स पे, आपके ओवरीज पे, आपके यूट्रस पे, किडनीज पे, आपके एब्डोमेन पे, स्टमक पे, हर जगह आपको एपिथेलियल सेल की लेयर मिलेगी। तो सबसे पहले अगर वो माउथ के अंदर भी जाता है तो माउथ की कैविटी के अंदर भी एपिथेलियल लेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने सबसे पहले किसको अपना मतलब साइट बनाया या अटैक किया? एपिथेलियल सेल्स पे, रीजनल साइट के एपिथेलियल सेल्स पे उसने अटैक किया। अटैक करने के बाद उसने क्या किया, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज किया, क्योंकि वो वायरस है। और हम सभी जानते हैं कि वायरस जो होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो इसने क्या किया, हमारी इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर दिया। इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करने के बाद जिस भी एरिया में वो गया वहां पे लिम्फ नोड पे उसने अटैक किया। हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जितना भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, दीज ऑल आर लिम्फ नोड्स, जो कि हमारे ब्लड सप्लाई के पास होते हैं। लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करते हैं, प्लस हमारे टी सेल्स, बी सेल्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब हमारी इम्यूनिटी कम हुई तो हमारे जो रीजनल लिम्फ नोड है, जहां पर रीजनल लिम्फ नोड मीन्स होता है कि जहां पर भी इंफेक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंफेक्शन हुआ है तो इस एरिया का जो लिम्फ नोड है वो ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लिम्फ नोड ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा वायरस से। ठीक है, जैसे ही लिम्फ नोड के अंदर हमारा वायरस गया, उसने क्या किया, अपने आप को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हमने प्राइमरी वेरिमिया बोला है। प्राइमरी वेरिमिया होता है मींस होता है कि स्टार्टिंग फेज ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन। ठीक है, वायरस के रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग फेज को हम प्राइमरी वेरिमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है? 2 से 3 डे लगा देता है प्राइमरी वेरिमिया एक्टिवेट होने में। मतलब जैसे ही इंफेक्शन अंदर गया है उसके 2 से 3 दिन बाद प्राइमरी वायरल रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे हमने प्राइमरी वेरिमिया बोल दिया। कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होते होते वो अपने नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है, दैट इज सेकेंडरी वेरिमिया, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर होता है। ठीक है, 5 to 7 डेज के अंदर सेकेंडरी वेरिमिया वाला केस आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इसको सिम्टोमेटिकली हैंडल नहीं कर पाए तो डिक्रीज और फेल इम्यून सिस्टम हो जाएगा और हमें साइनस सिम्टम्स आने लगेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि साइकिल क्या बताती है हमें। तो मीजल्स की जो ये साइकिल है उसने बताया है कि सबसे पहले क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ जाएगा, फीवर आने की वजह से फिर हमारी आईज में स्वेलिंग आ जाएगी। पहली चीज तो आईज में स्वेलिंग इसलिए आएगी क्योंकि जो वायरस है वो नोज के थ्रू गया है, माउथ के थ्रू गया है, और नोज और माउथ दोनों के पास हमारी कौन सी क्या चीज है, आईज है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसके साथ साथ सेंसिटिविटी के साथ साथ क्या होता है, आईज के अंदर जो कैपिलरीज जा रही होती हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्फेक्शन चला जाता है। कैपिलरीज हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरी बॉडी में वेन्स होती हैं। ठीक है,
वेन से पतली पतली जो ब्रांचेस निकलती हैं, पतली पतली जो छोटे छोटे एरिया में जाती हैं, जैसे आईज के अंदर बड़ी वेन नहीं जा सकती तो उसने अपनी छोटी ब्रांचेस को आई के अंदर भेज दिया है, जिससे कि आई के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो। तो आई के पास जब इन्फेक्शन होता है तो वो कैपिलरीज के अंदर भी चला जाता है। कैपिलरीज के अंदर जाने की वजह से आईज में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा कैटरल सिम्टम्स, कैटरल सिम्टम्स मींस होता है स्पॉट निकलने लगते हैं माउथ के अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन माउथ या नोज में गया है तो माउथ की जो अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माउथ में पूरे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, कवर करके रखते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और माउथ में बहुत सारे इस तरह के, देख रहे हो आप, इस तरह के अल्सर्स निकल आते हैं। इसके अलावा मेन जो साइन है वो है कॉप्लिक साइन, कॉप्लिक स्पॉट या साइन भी बोलते हैं इसे। कॉप्लिक स्पॉट, जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आएगा जो बोले, जिसकी आंखें स्वेल होंगी, जो बोलेगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, फीवर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है, बहुत सारे सिम्टम्स बताएगा, तो आप उसका कॉप्लिक स्पॉट देखोगे। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपके मोलर टूथ के पास। मोलर टूथ होती है अंदर की दाढ़, उसके पास आपको एक इस तरह के बम्पी रैशेस मिलेंगे, लीजन्स या रैशेस, जो भी आपको ब्लिस्टर्स कहना है, ब्लिस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि ये मीजल्स है। क्यों? क्योंकि मीजल्स में ही ये रैशेस मोलर टूथ के पास मिलते हैं। तो कॉप्लिक स्पॉट क्या है? मोलर टूथ के पास इस तरह का एक बम्पी रैश मिलेगा, उसे हम कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी में फिर रैशेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और 5 से 6 दिन, जब मैंने आपको बताया था, तब वो सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑल ओवर दी बॉडी में रैशेस स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम ट्रीटमेंट कराएंगे और रैशेस बाद में डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये थी साइकिल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी लोड होता है, वायरल लोड होता है बॉडी के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका प्रोड्रोमल स्टेज, जिसको हम स्टार्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। दूसरा है आपका इरेप्टिव स्टेज। तो प्रोड्रोमल स्टेज क्या है? सबसे पहले देखो, इन्फेक्शन हुआ तो फीवर आना, मतलब इट्स वेरी कॉमन, फीवर आ गया। इसके अलावा स्नीजिंग और नेजल ड्रेनेज मींस नेजल नोज रनिंग, ये सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि नोज और माउथ दोनों में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। वॉमिटिंग और डायरिया तब होगा जब इन्फेक्शन आपके जीआई ट्रैक को कवर कर लेगा। तो जीआई ट्रैक क्या होता है? हमारा पूरा एब्डोमेन से पूरा आपका जीआई ट्रैक होता है, ठीक है। इसोफेगस और एब्डोमेन, ये सब आपका जीआई ट्रैक के अंडर में आता है। तो इसोफेगस और एब्डोमेन के अंदर क्या होगा? आपको इन्फेक्शन इंक्रीज होने लगेगा। जब इन्फेक्शन इंक्रीज होने लगेगा तो ना ही इसोफेगस अपना अच्छे से काम कर पाएगा, ना ही एब्डोमेन अच्छे से काम कर पाएगा। तो नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाएगा। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन भी आपका जीआई ट्रैक के अंदर ही आता है और इंटेस्टाइन की वजह से क्या होगा? डायरिया हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। तो सबसे पहले वॉमिटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे मान लो वायरस आ गया। वायरस ने क्या किया? अंदर जो फूड आराम से जाना चाहिए था उसको आराम से नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन आ गया, पस फॉर्मेशन या इन्फेक्शन आया, उसने ब्लॉकेज करना भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ? जो जीआई ट्रैक की मसल है वो वीक हो गई और वो फूड को अंदर ना ले जा पाई, और जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग फील होने लगी। इसके अलावा डायरिया क्यों हो रहा है? डायरिया इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें भी वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। वायरस जब इन्फेक्शन करेगा तो अंदर जो है इंटेस्टाइन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगेंगी, जिसकी वजह से डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेडनेस ऑफ द आई, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लैक्रिमेशन मीन्स होता है टीयरिंग ऑफ द आई, आई से टीयर्स निकलना। क्यों आई से टीयर्स निकल रहे हैं? ऑब्वियसली आईज में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, तो कोई भी चीज आपके आईज में चली जाती है तो टीयरिंग होने लगती है, लैक्रिमल ग्लैंड टीयर करने लगती है। उसी तरह से रेडनेस की वजह से आई टीयरिंग होने लगेगी। फोटोफोबिया होने लगेगा, मतलब आई में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा कि उसको लाइट सेंसिटिविटी होने लगेगी, लाइट से उसको इरिटेशन होने लगेगी, दैट इज फोटोफोबिया। इरप्टिव स्टेज मीन्स होता है कि लाइक इसको हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है, रिकवरी स्टेज भी बोल सकते हो आप। तो अब इसमें जितने भी डार्क पैचेस पड़े थे वो डस्की रेड कलर के होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे, सिम्टम्स डिक्रीज होने लगेंगे। मैक्यूलो
पैपुलर जो रैशेस हैं वो फिर से आ जाएंगे। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में आते हैं, देखो स्टार्टिंग में भी आते हैं और एंडिंग में भी आते हैं। स्टार्टिंग में जब वो आते हैं तो वो एकदम फ्लैट होते हैं, पिचके हुए, उनके अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं भरा होता है, ना ही उनके अंदर कोई भी बम्पी ब्लस्टर होता है, वो बाद में होता है। तो एक तरह से कि कम इन्फेक्शन की वजह से फ्लैट रैशेस पड़ जाते हैं, जिनको हमने मैक्यूलोपैपुलर बोल दिया। तो जब इन्फेक्शन जा रहा होगा तो भी कम हो जाएगा तो ये फिर से मैक्यूलोपैपुलर रैशेस आपको दिखेंगे। इसके अलावा सबसे पहले रैशेस आपको फेस पे मिलेंगे, नेक पे मिलेंगे, उसके बाद डाउन टू दी बॉडी जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल पॉक्स में जस्ट अपोजिट होता है कि अबव जाते हैं रैशेस, और इसमें क्या हो रहा है, पहले फेस पे आ रहे हैं, फिर नेक पे आ रहे हैं, फिर डाउन जा रहे हैं बॉडी के। नेक्स्ट है आपका रैशेस विल रिमेन डिस्क्रीट, मतलब रैशेस धीरे धीरे इसी तरह से अपने आप को गायब करते रहेंगे, मतलब ठीक हो रही है बॉडी। सो ये थे दो तरह के सिम्टम्स। एक सिम्टम्स था पीक लेवल वाला और दूसरा सिम्टम है जब डिजीज ठीक हो रही है। तो ये दोनों सिम्टम मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको ये पता चले कि डिजीज ठीक हो रही है तब क्या सिम्टम आते हैं, और डिजीज जब पीक लेवल पे होती है तब किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। हिस्ट्री कलेक्शन में आप उनसे सीधे डायरेक्ट ये पूछोगे कि कहाँ कहाँ पे रैशेस स्टार्ट हुए, कब रैशेस स्टार्ट हुए, किस जगह पे पहले रैशेस स्टार्ट हुए, क्या फेस से स्टार्ट हुए या नीचे एब्डोमेन से स्टार्ट हुए, मोलर टूथ के पास रैश है कि नहीं वो आप देख लोगे। इसके अलावा आप पेशेंट से भी पूछोगे कि क्या वो इन्फेक्टेड एरिया में रहता है या किसी ऐसे पेशेंट से उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है जो कि मीजल्स जिसको था। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे जिससे आपको हिस्ट्री में ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को आखिर इन्फेक्शन हुआ तो हुआ कैसे। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में आप हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे। तो हेड टू टू अगर एग्जामिनेशन करोगे तो आपको सबसे पहले तो वाइटल साइन चेक करना पड़ेगा, तो आपको उसमें फीवर मिलेगा, इंक्रीज पल्स रेट मिलेगी। इसके अलावा आपको जो फॉरहेड है उसके ऊपर आपको बहुत सारे बम्पी रैशेस मिलेंगे, फेस पे मिलेंगे। देन आपको उसकी आईज रेड मिलेंगी, आईज में टीयरिंग हो रही होगी, लाइक टीयर्स निकल रहे होंगे। प्लस आप उसका माउथ देखोगे ओपन करा के कि क्या माउथ के पास मोलर टूथ के पास क्या रैश है या नहीं है, पूरे माउथ में रैशेस हैं या नहीं है, सीवियरिटी कितनी है रैशेस की, ये सारी चीजें आप देखोगे। इसके अलावा फेस पे आप एंजाइटी देखोगे, फेस पे आप कह सकते हैं कि डिजीनेस, वीकनेस भी देखोगे। क्यों? क्योंकि वो वॉमिट कर रहा है, खा नहीं पा रहा है, तो वो आपको वीक दिखेगा। फिर आप एक्सट्रीमिटीज और बैक पे भी रैशेस देखोगे, मतलब ऑल ओवर दी बॉडी पे आप आराम से रैशेस देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट जब आप कराएंगे तो उसमें आपको WBC काउंट इंक्रीज मिलेगा, बिकॉज जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे WBC काउंट इंक्रीज हो जाते हैं उस इन्फेक्शन को मारने के लिए, सो वो आपको इंक्रीज मिलेंगे। बाकी थ्रोट एंड नोज स्वैब टेस्ट आप करा लेंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह का है, कौन सा बैक्टीरिया है, किस चीज का बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस है, जो भी है बैक्टीरिया वायरस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, मतलब किस चीज का है, वो आप देखने के लिए करा लोगे। प्लस यूरिन टेस्ट आप आराम से करा सकते हो। यूरिन टेस्ट आप इसलिए करा लोगे क्योंकि यूरिन टेस्ट इज अ गुड सोर्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वायरस, कि क्या जो वायरस है वो किस तरह का है, कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो चुका है वायरस का, मतलब आप यूरिन सैंपल से इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद तुरंत ही आप यूरिन टेस्ट करा के पता कर सकते हो कि किस तरह का बैक्टीरिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि एग्जैक्ट जो इसका कह सकते हैं ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होगा, सपोर्टिव थेरेपी देनी होगी। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, जैसे पैरास्टामोल, सूमोल वगैरह आप दे सकते हो, डोलो दे सकते हो। बेड रेस्ट कराना है क्योंकि पेशेंट को फैटिक और वीकनेस बहुत ज्यादा रखा हुआ है, वो खा नहीं पा रहा है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना है। एडमिट कर सकते हैं पेशेंट को, IV सेट लगा सकते हैं, NSRL, DNS जो भी सूटेबल है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट को लाइट एक्सपोजर से बचाना है। लाइट अगर एक्सपोज होगी, उसकी आईज में लाइट पहुंचेगी तो रेटिना डैमेज भी हो सकती है, बिकॉज इन्फेक्शन रेटिना तक पहुंच चुका है और रेटिना लाइट को रिसीव करने के केपेबल इस टाइम पे नहीं है।
एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। एंटीबायोटिक्स डिपेंड करता है, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स इतना ज्यादा सीवियर हो गया है जो कि एक्यूट इन्फेक्शन है, फिर भी हम हर चीज देखेंगे। अगर मीजल्स की सीवियरिटी हो गई है, सीवियर हो गया है मीजल्स, तो उसमें हो सकता है कि वो ईयर इन्फेक्शन कर दे। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मिडिल ईयर इन्फेक्शन को हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन ये क्यों करेगा? क्योंकि मेनली जो इन्फेक्शन है वो थ्रोट में आ चुका है, माउथ में आ चुका है, तो हमारे ईयर में इन्फेक्शन कर सकता है। निमोनिया हो सकता है, अगर जीआई ट्रैक्ट तक इन्फेक्शन पहुंच चुका है, इसका मतलब लंग्स तक पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगेगा, तो निमोनिया हो सकता है। निमोनिया क्या है? ब्लॉकेज ऑफ द एल्वोलाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाइज। एल्वोलाइज क्या होती है? लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इन ब्रोंकाइस पे छोटे छोटे बबल्स बना दूं, यहाँ पे वॉल्स बना दूं, तो इनको हम एल्वोलाइज कहेंगे। ठीक है, तो ये एल्वोलाइज क्या करती हैं? एल्वोलाइज जो है वो O2 को ब्लड तक पहुंचाने में और ब्लड से CO2 को लेके बाहर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो निमोनिया क्या है? इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाइज। नेक्स्ट है हाई डोज हम दे सकते हैं विटामिन ए का। विटामिन ए हम सभी जानते हैं कि ब्लाइंडनेस से बचाता है, तो विटामिन ए का एक और फंक्शन है कि वो रेटिना को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। ठीक है, रेटिना के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि आईज में बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं, जिसमें रेटिना आपकी मेन पार्ट होता है, जो कि इस टाइम पे अफेक्टेड हो रखा हुआ है। किससे? इन्फेक्शन से। तो हम विटामिन ए दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम दे सकते हैं लेस देन 2 ईयर के पेशेंट को, जिससे कि आई डैमेज से या रेटिना डैमेज से या ब्लाइंडनेस से हम उसे बचा सकें। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें क्या करना है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चेक करना है, पेशेंट का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कराया है कि नहीं कराया है। सीवियरिटी ऑफ रैशेस को असिस्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा स्पंज बाथ देना है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। प्लस स्पंज बाथ हम इसलिए भी देंगे क्योंकि हमें फीवर को रिड्यूस करना है। स्किन को ड्राई करके रखना है और मॉइस्चर अप्लाई करते रहना है पेशेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें ईचिंग भी होती है, तो मॉइस्चर हमें अप्लाई करके रखना है। हेल्थ एजुकेशन देना है, पेशेंट को भी देना है और उसकी फैमिली को भी देना है। फैमिली को देना है कि ये इन्फेक्शन किस तरह से स्प्रेड हो सकता है, तो फैमिली को किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या दोगे कि उनको कभी भी स्नीजिंग होगी या कफिंग होगी तो उसको मास्क यूज करना है, जिससे कि मास्क से जो इन्फेक्शन होगा वो हर जगह एयर में स्प्रेड नहीं होगा। प्रॉपर डाइट के लिए एडवाइस करना है। हम लिक्विड डाइट दे सकते हैं, जैसे कि दलिया या दाल का पानी वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट के अंदर वीकनेस कम हो जाए, बिकॉज वो खा नहीं पा रहा है और उसको वॉमिटिंग भी फील हो रही है। एजुकेट करना है और एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। हमें ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करना है कि पेशेंट के लिए सूटेबल भी हो, पेशेंट को फीवर भी आ रहा है तो हमें थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट या हीट थोड़ा सा उसको प्रोवाइड करनी होगी जब उसे ठंड लगेगी। इसके अलावा स्पंज बाथ तो हम उसे दे ही रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ द मीजल्स पे, कैसे प्रिवेंट करके रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अवॉइड करना है बच्चों को और दूसरे पेशेंट से, पर्सन से और रिलेटिव से उस बच्चे को दूर रखना है। आइसोलेशन करने के थ्रू हम दूर रख सकते हैं। क्यों दूर रखना है? क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है जो 1% टू अनदर स्प्रेड हो रही है। डिसइंफेक्शन करना है सारे आर्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि उसने मे बी स्नीज किया हो तो आर्टिकल कंटामिनेटेड हो गया हो, उसने हो सकता है कफिंग किया हो तो जिस आर्टिकल के पास उसने कफिंग किया हो तो वो आर्टिकल भी कंटामिनेटेड हो गया हो। ये सारे आर्टिकल्स को हमें क्या करना है? डिसइंफेक्ट करना है, वरना कोई और उसे अगर टच करेगा या एक्सपोज में आएगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को एनकरेज करते रहना है, क्योंकि पेशेंट कौन है? अभी बच्चा है, मेनली ये डिजीज बच्चों में होती है, तो बच्चे जल्दी नहीं समझते हैं, घबरा जाते हैं, तो उन्हें काम करके हमें रखना है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए बता सकते हैं कि इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो इम्यूनाइजेशन होता है वो कब होता है? 8 मंथ में हमें दे देना है स्टार्टिंग का इम्यूनाइजेशन MMR का, और जो सेकेंड इम्यूनाइजेशन होता है वो 7 ईयर ऑफ द एज में हम दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन। अब देख लेते हैं कि अगर ये डिजीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं सीवियर फॉर्म में। एंसेफेलाइटिस
तो आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन और एंसेफेलॉन मीन्स होता है ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन क्यों फैलेगा? क्योंकि उसको ऑलरेडी नोज में इन्फेक्शन हुआ है, माउथ में इन्फेक्शन हुआ है, जो कि हमारे ब्रेन के पास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आइस तक तो इन्फेक्शन फैल ही गया है, अब आइस के बाद वो कहाँ जाएगा? सीधे ब्रेन के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइस मीन्स जो कि लंग्स के अंदर छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें हम ब्रोंकाइस बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारी एल्वोलाइज होती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी ब्रोंकाइस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जब जीआई सिस्टम तक इन्फेक्शन फैल जाएगा तो आराम से ट्रैकिया तक भी जा सकता है। देखिए, माउथ के पास दो पाइप्स होते हैं, एक होता है विंड पाइप, एक होता है आपका फूड पाइप। तो जो विंड पाइप होता है उसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया में अगर इन्फेक्शन आ जाएगा, क्योंकि माउथ से वो ब्रीथ कर रहा है, ब्रीदिंग अंदर जा रही है, ट्रैकिया में अगर इन्फेक्शन आ जाएगा तो लंग्स तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि ट्रैकिया एक तरह का पाइप होता है जो दोनों लंग्स को अटैच करके रखता है। इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन तभी आएंगे जब इन्फेक्शन इंक्रीज होगा, उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। और टाइटस मीडिया में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड करेगा। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम हिंदी में कान का पर्दा भी बोलते हैं या ईयर ड्रम भी बोलते हैं। तो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन चला गया तो हो सकता है कि पेशेंट को सुनाई भी ना दे। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया इज, मैं आपको बता चुकी हूँ, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वोलाइज, जो कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद एल्वोलाइज में इजिली इन्फेक्शन चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट the measles. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Thank you so much. Have a nice day.